हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और आज है स्वतंत्रता दिवस। तो एक बार सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व को हम सभी देशवासियों को मनाना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो, 2022 से शुरू हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। पहल के तहत शुरू किया गया है हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा को भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग भी अपनी क्षमता अनुसार छोटा बड़ा जिस भी प्रकार का तिरंगा ले सके लाइए और उसको अपने अपने छतों पर लगाइए। लेकिन साथ ही साथ रिसाइकलिंग का भी ध्यान रखिए रहिएगा। किसी भी प्रकार से कहीं रोड पर, कहीं कीचड़ में, नाली में इस प्रकार कहीं तिरंगा अगर गिरा मिले या फेंका मिले तो आप उठा करके उसको सही और सुरक्षित तरीके से उसका रिसाइकिल करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कल का रिवीजन, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व अंगदान दिवस, ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहला अंगदान दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को और पहला अंगदान हुआ था 1954 में। अब आप देखोगे ना, तो ये वन लाइनर को थोड़ा सा मैं और ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर जो ई बुक अभी आई थी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। मतलब आप समझो कि मात्र 2 दिनों के लिए मैंने छूट दी थी। 2 दिनों में 2000 से ज़्यादा लोगों ने उसको लिया है, 2 से सवा 2000 लोगों ने। तो वो लोगों को पसंद भी आ रही है। तो इससे ये पता चलता है काफ़ी लोगों को इस प्रकार की भी एक बुक चाहिए होती है या कंटेंट चाहिए होता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन भरने का मैं प्रयास करवा रहा हूँ, है ना। तो अब से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ा सा और डिटेल रहेगा उसमें। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य छात्र छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। आईआईटी मद्रास जो है ये एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप पर रहा है ओवरऑल कैटेगरी में। इसके अलावा 12 से 25 अगस्त के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हुआ। इस बार इसका 10वां संस्करण था। बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद को नियुक्त किया गया। और मुनाल उपग्रह, ये नेपाल का सैटेलाइट है, भारत इसे लॉन्च कर रहा है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की मदद से लॉन्च किया जा रहा है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। शाहरुख खान अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के नाम का सिक्का, गोल्डन सिक्का पेरिस में लॉन्च किया गया था, एक म्यूजियम के द्वारा रखा गया था। मतलब तुर्की में दोस्तों पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। और प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है ये 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 2009-19 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का जी का निधन हो गया? तो पद्म भूषण से ये सम्मानित थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर वो क्वेश्चन थे जो कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, उसका आपको वन लाइनर में रिवीजन कराया गया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको याद करा दूं दोस्तों, आजादी का सेल जो है इनका भी स्टार्ट हो चुका है टेक्स्ट बुक का। और टेक्स्ट बुक पर आपको 14 और 15 2 दिनों के लिए मिल रहा था। आज उसका आखिरी दिन है। आज के बाद आज रात से 599 रुपए प्राइजेस हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आपको 307 रुपए में मिल रहा है, जो कि लोवेस्ट प्राइस इवर है। पास प्रो है, ये पास नहीं है, पास प्रो है, ध्यान रहे। इंडिया के सभी एग्जाम्स में इसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे और कुछ स्पेशल तरीके से इस रेलवे के लिए उन्होंने तैयार किया हुआ है कुछ सेट, उनको भी आप लगा सकोगे। फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हो, लाखों लोग देते हैं टेक्स्ट बुक का। तो उसमें सब में आपको अच्छी रैंकिंग भी मिल जाएगी। आपकी कंपटीशन, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये पता लग पाएगा। तो कूपन कोड यूज करना एमजेटी, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, तभी आपको ये 307 रुपए में मिल पाएगा। तो लिंक टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है, आप वहां से क्लिक करके जा करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। याद रहे, आज रात के बाद 599 हो जाएगा प्राइस, फिर मत कहना कि प्राइस बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ये भी जीतने का मौका है, तो लकी जो होंगे विनर उनको तो ये मिल जाएगा। फिलहाल मैं उतना लक वगैरह पर बिलीव नहीं करता हूँ, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो मिल ही रहा है। हमें मेन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्वालिफाई करना। तो चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान का 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 14 अगस्त को हुआ था। 14 अगस्त मध्य रात्रि के बाद से 15 अगस्त जब शुरू हुआ, तब भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया था। लेकिन उससे पहले विभाजन की जब ये डिक्लेरेशन हुआ ना, रेड क्लिफ रेखा खींची गई कि भाई जिनको उधर जाना हो उधर चले जाएं, जिनको इधर आना हो इधर चले आए। तो बहुत सारे मारकाट भी हुए, बहुत सारे दंगे भी हुए और मतलब धर्म के नाम पर अलग हुआ था। दिक्कत ये बात की थी।
बात ये थी कि ये जो दूसरा देश बनने जा रहा था पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर बन रहा था। यहाँ पर तो सबको छूट थी, भाई जिसको रोकना है यहाँ पर रुको, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहने वाला है। लेकिन वो जो देश बन रहा था वो धर्म के नाम पर बन रहा था, और धर्म के नाम पर बनने के लिए वो लोग शुरुआत से ही वहां पर मार काट करना, भगाना, ये सब करना शुरू कर दिए थे। यहाँ भी ऐसी ही घटनाएं हो रही थी इधर साइड पे। तो उसमें जो लोग अपने परिवारजन को खोए थे, जो इतना दुख दर्द झेले थे, उन्हीं की स्मृति में ये दिवस डेडिकेट किया गया। 2021 में पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी। तो पूछा जाएगा शुरुआत कब से हुई ये दिवस मनाए जाने की, तो 2021 आप बताना, ठीक है। इसी 2021 में ही 2 अगस्त का महत्वपूर्ण दिवस अनाउंस हुआ था। कौन कौन? एक 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, और एक 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, अच्छा अब रेड क्लिफ के बारे में थोड़ा सा बात करें। थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएं तो रेड क्लिफ जो है, इनको जिम्मेदारी दी गई कि चलो भैया भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना है, इसमें आप बता दो कि कैसे अलग किया जाएगा, सीमाएं निर्धारित कर दो। तो भारत और पाकिस्तान में ये क्या किए, पहले तो गए दारू पिए खूब, दारू पी करके आए, फिर इनको समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या करें, कल गवर्नर के सामने पेश होना है और बताना है उनको कि कैसे अलग किया जाएगा। इन्होंने मैप उठाया, नक्शा उठाया, और उसके बाद जितने भी पुलिस स्टेशन थे ना, सबको ये मिलाते चले गए, एक रेखा खींचते चले गए। अब इससे हुआ क्या, किसी का पता चला कि उसका आंगन जो है वो पड़ रहा है भारत में, और उसका द्वार पड़ रहा है पाकिस्तान में। किसी में पड़ रहा है कि किसी का पड़ रहा है कि उसका जो एक घर का एक रूम जो है वो भारत में पड़ रहा है, दूसरा रूम पड़ रहा है पाकिस्तान में। ऐसे हो गया था क्योंकि वो लाइन जो है उसी हिसाब से वो खींच दिए थे मैप पे। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बहुत सारे दंगे हुए थे इस वजह से, और वही दुख दर्द याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। बहरहाल रेड क्लिफ के लिए भी वो डिसाइड, जो सीमा वो बनाए थे रेखा, उसके लिए रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। इन्होंने ही पूर्वी पाकिस्तान भी इधर बांटा था, जो आज बांग्लादेश है। तो पूर्वी पाकिस्तान को भी रेड क्लिफ रेखा करते हैं, कहते हैं, भारत और पूर्वी पाकिस्तान या कहें बांग्लादेश के बीच की रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा भी ये रेड क्लिफ है। दूसरी बात, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। अब तो हालांकि पीओके और अफगानिस्तान कहेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा, पीओके के और अफगानिस्तान के साथ लगाता है। भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लिख लेना। भारत सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, 4096 यानी 4096 किलोमीटर। 15 अगस्त आज है, और आज 15 अगस्त को कौन सा आपका स्वतंत्रता दिवस है, तो आप याद रखना 78वां स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है ना। 78वां स्वतंत्रता दिवस होना है। आप कहीं पर भी सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करते समय गलती से इधर उधर मत लिख देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2024 में भारत के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों भारत को 3 नए रामसर साइट मिले हुए हैं, 3 नए रामसर स्थल मिले हुए हैं। एक है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, दूसरा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, तीसरा तवा जलाशय मध्य प्रदेश का। तो उपरोक्त तो तीनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। 3 नए रामसर साइट भारत को मिले हैं। रामसर साइट क्या होता है इसको पहले समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हुआ क्या था कि 2 फरवरी के दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था एक वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन, ठीक है ना। आर्द्र भूमियों को लेकर के एक कन्वेंशन हुआ था ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो रामसर जो है बेसिकली ये एक शहर है ईरान का। रामसर जो है ये ईरान का शहर है, वहीं पर वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को पहली बार। तब से फिर क्या डिसाइड किया गया कि दुनिया भर के जितने भी ऐसे वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा, और ये संरक्षित करने के लिए उनको लिस्टेड किया जाएगा। जैसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल होता है ना, वैसे ये भी होगा। तो अब इसके बाद से 2 फरवरी को दोस्तों, 2 फरवरी को ये भी मनाया जाना शुरू हुआ विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये भी मनाया जाता है 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना। हालांकि ये मनाया जाना 1997 से शुरू हुआ था, 1997 से, ठीक है, लेकिन 1971 से रामसर ईरान में ये कारण ये था। अब भारत में टोटल हो चुके हैं 85 रामसर साइट्स। कितने हो चुके हैं? 85 रामसर साइट इन इंडिया हो चुके हैं। चूंकि ये 3 और जुड़ गए हैं, 82 था, अब 3 ये और जुड़ गए हैं। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, काजूवेली
तमिलनाडु का, तवा मध्य प्रदेश का। इतना क्लियर है। याद रखना एक बात और कि अभी यूनेस्को वाला आया है तो इसी से लिंक कर देते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भारत के अब कितने हो चुके हैं? भारत के विश्व विरासत स्थल तो आप बताओगे 43 हो चुके हैं, 43 हो चुके हैं। 43 जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं, है ना। और इसमें 43वां कौन सा बना हुआ है तो आप बताओगे असम का चराई देव मैदान। आप बताओ मुझे, चराई देव मैदान जो है, चराई देव मैदान जो है ये एक और नाम से जाना जाता है ना। कमेंट करके मुझे बताओ क्या कहते हैं इसे। इसे डैश 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 कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। अभी मतलब लीक नहीं करेंगे क्वेश्चन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कमेंट करिए, जो लोग सही आंसर करेंगे उनके उनके क्वेश्चन को आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा। 43 हो चुके हैं। 42वां और 41वां भी याद रखना। 41वां शांति निकेतन, 42वां बना था होयसला मंदिर कर्नाटक वाला, ठीक है। तो ये 43 हो गए हैं। पहला कौन बना था तो पहला आप बताओगे अजंता और एलोरा की गुफाएं 2, और आगरा का किला और आगरा का ताजमहल 4। 4 लोग को 1983 में सबसे पहले 4 साइट को शामिल किया गया था, ठीक है, यूनेस्को वाला। तो यूनेस्को और रामसर साइट दोनों समझ में आया। अगला, अगस्त 2024 में किसे एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? एसबीआई के एमडी नियुक्त किए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रहे कुछ दिन पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, अब ये एमडी नियुक्त हुए हैं ना। तो एमडी नियुक्त हुए हैं राणा एके सिंह। राणा एके सिंह ये नए एमडी होंगे, राणा आशुतोष कुमार सिंह एसबीआई के ये मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। एसबीआई में एक चेयरमैन और 4 लगभग में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। बीच बीच में पदमुक्त भी हुआ करते रहते हैं और आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई में भी होता है। तो यहाँ पर अभी ये नियुक्त हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। और श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं ये बने हुए हैं एसबीआई के चेयरपर्सन, ठीक है ना। ये दिनेश खारा की जगह लेंगे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में। 28 अगस्त से ये पद अपना ग्रहण करेंगे। नियुक्ति हो चुकी है, पद अभी ग्रहण नहीं किए हैं। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई को इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इसी को बदलकर एसबीआई किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी, जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता का मर्जर किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। चलिए, तो बाद में ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफलतम परीक्षण किया? तो डीआरडीओ जो है गौरव और गौतम 2 बम बना रहा है, और ये जो 2 बम है इनमें से एक का परीक्षण अभी इसने उड़ीसा में किया हुआ है। ये जो है लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। ग्लाइडेड क्या होता है ना, ग्लाइड करता हुआ जाता है, इसके पंख होते हैं। तो ये लंबी दूरी के इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है। देखिए इसमें पंख होंगे ऐसे। ये गाइडेड भी है और ग्लाइडेड भी है। ग्लाइडर होने का फायदा ये है, ये टारगेट को ट्रैक करते हुए अपने आप उड़ते हुए जाया करेगी, पीछे पीछे लगी रहेगी जब तक निपटा नहीं देगी। तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इसका अभी परीक्षण किया गया है। लॉन्ग रेंज का ये इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है भैया, अपना, मेड इन इंडिया। बनाया किसने? डीआरडीओ ने। जब भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी रिसर्च या डेवलपमेंट हो तो आप समझिएगा डीआरडीओ बना रहा है उसको। इसका फुल फॉर्म ही है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उड़ीसा में इसका परीक्षण किया। अभी क्या, ये तो है गौरव, एक और परीक्षण किया जा रहा है गौतम, इस पर भी बम बनाया जा रहा है। तो गौरव जब होगा ये पंखों वाला होगा, और गौतम बम जो होगा ये पंख वाला नहीं होगा, ये गैर पंख वाला होगा, ठीक है। ये भी लंबी दूरी का है। इसकी ग्लाइडर रेंज 30 किलोमीटर और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। आप सोच रहे हो 100 किलोमीटर तक पीछे पीछे पड़ी रहेगी भैया, जाबो कहाँ। चलिए आगे, डीआरडीओ के बारे में बेसिक चीज आपको पता ही होनी चाहिए। बार बार ये चीजें नहीं बताना सही लगता है ना। ये याद होना चाहिए। 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ये जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ जो हैं ये प्राचीन टाइम के इनके रॉक आर्ट हैं। रॉक आर्ट हैं यानी जो पहाड़ों पर पेंटिंग होती थी ना, पत्थरों पर पेंटिंग होती थी, वो है ये। तो ये रत्नागिरी में है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। और ये किसके तहत घोषित किया गया है? पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1960 के तहत। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो पेट्रोग्लिफ्स है ये मेसोलिथिक युग का है।
मेसोलिथिक युग जो है ये 20,000 से 10,000 साल पहले के टाइम पे रहा करते थे, चला करते थे, उस टाइम का है ये। और जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें गैंडा, हिरन, बंदर, गधे, पैरों के निशान भी उसमें बनाए गए हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक आया था क्वेश्चन कि इंडोनेशिया में एक रॉक आर्ट मिला था, दुनिया का सबसे प्राचीन बताया गया, क्योंकि ये 51,000 साल पहले का था। तो ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम था जो अभी इंडोनेशिया में खोजा गया था। उसमें सुअर का तस्वीर बनाया गया था, आकृति बनाया गया था पत्थर पर। ये अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देख लो, यहाँ पर है महाराष्ट्र। देखो क्षेत्रफल की जब बात आती है ना, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथा। पहले पर कौन आता है? राजस्थान। दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात की जाए, जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में पहले पर पड़ेगा आपका यूपी और दूसरे पर पड़ेगा महाराष्ट्र। जनसंख्या के मामले में सीटों का निर्धारण होता है, इसलिए जब सीटों की बात आए तब दोस्तों सबसे ज्यादा यूपी में सीटें होंगी, दूसरी सबसे ज्यादा सीटें जो होंगी वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभाओं की हो। क्लियर है ना? 36 जिले यहाँ पर हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। नए गवर्नर बने हैं, झारखंड से आए हुए हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर गुजरात से लगाता है। गुजरात और महाराष्ट्र एक्चुअली में अलग ही हुए थे 1 मई 1960 को, तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो गुजरात से लगाता है, मध्य प्रदेश से लगाता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके बाद कर्नाटका, और यहाँ छोटू सा है गोवा, इससे भी अपना बॉर्डर लगाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, इसका नाम याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये झील कभी कभी गुलाबी हो जाती है ना, गुलाबी गुलाबी हो जाती है। किसके कारण होती है? शैवालों के कारण। ये शैवालों की उपस्थिति के कारण ये गुलाबी हो जाती है, ये बात याद रखना। और यहाँ पर इसको कहा जाता है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी 50,000 साल पहले। उल्का पिंड गिरने से ये झील का निर्माण हुआ था। ये इस प्रकार की संरचना भी इसकी है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य है, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट यहीं पर है, लावड़ी, पोड़ा, कोली लोक नृत्य है, औरंगाबाद जिसका नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है। आप कमेंट करके मुझे बताओगे औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, उस्मानाबाद का नाम क्या कर दिया गया है। चलिए अगला, मिशन कर्मयोगी के तहत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिशन कर्मयोगी पहल के तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 2 ऐप या कहें 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट, ये दोनों ही कहीं ना कहीं आपको ज्ञान और स्किल के को बढ़ावा देने के लिए लग नहीं रहे हैं, नाम से स्पष्ट। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि ये स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। तो 12 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। ये राष्ट्रीय क्षमता निर्माण आयोग और मिशन कर्मयोगी भारत की यात्रा का उल्लेख भी किए हुए हैं, और इनके द्वारा ही ये पहलों को शुरू किया गया है। तो अब ये भी कहा गया है कि भाई हम इस सब के तहत, क्योंकि स्किलफुल बनाना है, युवाओं को स्किलफुल बनाने के बाद वो रोजगार पाएंगे, तो इनका कहना ये है कि ये हर साल 31 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षित खूब करेंगे, बस वैकेंसी नहीं निकालेंगे। वैकेंसी अगर निकाल भी दिए तो एग्जाम उसका नहीं कराएंगे। तो किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? ये देखिए, बिहार सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है कि बिहार के जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं और ट्रस्ट हैं, सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों बिहार में जितने भी मंदिर हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनका पूरा डाटा कि किसके पास कितना, ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है, कितना पर कब्जा है, कितने पर नहीं है, ये सब ऑथेंटिक डाटा होगा बिहार के पास, जिससे इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो पाए। अभी जिसको क्लेम करना है भैया क्लेम कर दो, नहीं तो कल को चल करके आगे पता लगता है कि यहाँ मंदिर था, जहाँ खुदा है वहीं निकले हैं भगवान, है ना। चलिए, तो मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के अनुसार कि 2512 अपंजीकृत मतलब अनरजिस्टर्ड मंदिर और मठ हैं, जिनके पास 4321 एकड़ की भूमि है, और राज्य में 2499 पंजीकृत मंदिर हैं, रजिस्टर्ड मंदिर हैं, जिनके पास कुल 18,456 एकड़ से अधिक की भूमि है। मतलब ये बड़े बड़े वाले मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ये छोटे छोटे वाले हैं जिनके पास कम भूमि है लेकिन
अनरजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो बिहार ने ये स्टेप लिया हुआ है। बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार जी यहाँ के हैं सीएम और राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकल जी यहाँ के हैं गवर्नर। नीतीश कुमार जी की पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड। और बिहार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगाता है। झारखंड इसी से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, 28वां राज्य बना था। बिहार तीसरा बॉर्डर लगाता है तीसरे राज्य से, पश्चिम बंगाल से। ऊपर ये नेपाल से अपना बॉर्डर लगाया करता है। बिहार में दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमा बंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है, गोगाबिल झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है और जगतपुर झील है। जाट जटिन डांस, झुमरी डांस ये प्रमुख यहाँ का है। इसके अलावा दोस्तों एक है गोदना। गोदना जो है यहाँ की लोक कला है, ये पूछी जाती है। लोक कला है, लोक कला है गोदना। चौक पूर्णा जैसे यूपी में है वैसे यहाँ गोदना है। 38 जिले हैं, 243 विधानसभा में और 40 लोकसभा में यहाँ से सीट है और 16 जो है राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की? प्लास्टिक खाने वाला कवक, सोचो बड़ी अच्छी बात होगी अगर ये प्लास्टिक खाने वाले कवक थोड़ा और ज्यादा मात्रा में हो पाए तो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है साथियों जो 500 सालों 600 सालों तक वो रिसाइकल नहीं हो पाती, खत्म नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में अगर कवक कुछ ऐसे खोज लिए जाएंगे, बना दिए जाएंगे वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्लास्टिक को खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो थोड़ा सा मतलब या कह सकते हैं अपशिष्ट मुक्त हो सकेगा या थोड़ा स्वस्थ हेल्दी हो सकेगा। क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, समुद्रों में नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा की उर्वरकता कम करने में इनकी भूमिका रहती है, पानी गंदा करने में, मछलियों को मारने में इनकी अच्छी खासी भूमिका रहती है। तो ये जो है कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पॉलीयूथेरिन को तोड़ने में सक्षम कवक हैं ये, और इनकी पहचान की गई है। 18 ऐसे कवक उपभेदों की पहचान की गई है। अगस्त 2024 में किस देश की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने वहां के प्रधानमंत्री श्रेथा श्रीनिवासन को पद से बर्खास्त कर दिया? देखिए ये भी एक देश है, बड़ा अच्छा देश है, इसके बारे में जानकारी आज मुझे पता लगी। अभी तक ये यहाँ के 4 प्रधानमंत्रियों को वहां का चीफ जस्टिस जो है वो हटा चुका है। थाईलैंड में, थाईलैंड वो देश है जहां पर 4 प्रधानमंत्रियों को हटा चुका है और अभी देखो इनको भी हटा दिया है। क्यों हटाया? क्योंकि उसने ये पाया कि ये जो है, जो प्रधानमंत्री साहब हैं जो अभी वर्तमान में हैं, ये उनके टाइम के एक मंत्री थे पिचित चुएनबान। इनको ये जेल की सजा भी काट चुके थे। इनको ये दोबारा से किसी मंत्रालय को दे दिए, तो नैतिकता का उल्लंघन करने का दोषी इनको ठहराया गया और उसके बाद इनको प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में नतीजा ये हुआ कि इनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है और मुद्रा थाई बहत होती है। मैप में अगर आप देखना चाहो तो इंडिया का मैप आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप इधर आओगे साउथ ईस्ट में तो आपको ये देश मिलेगा थाईलैंड। ठीक है ना, ये है थाईलैंड। थाईलैंड ये देश है। जब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात होती है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आप सुने हो ना, आसियान, तो आसियान में ये सभी देश आते हैं। ठीक है, मलेशिया हुआ, कंबोडिया, वियतनाम, हनोई, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, ये सभी देश आते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कहलाते हैं ये। चलिए, अपना जो है ये साउथ एशियन कंट्री है, इंडिया आता है। अगला, भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की? तो अभी इंडियन रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर के वन इंडिया वन टिकट नाम से एक पहल शुरू की है। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत साथियों ध्यान से देखिएगा, इंडियन रेलवे और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है यानी एनसीआरटीसी, ये दोनों लोग कोलैबोरेट किए हैं। क्यों किए हैं? इस इनिशिएटिव के जरिए जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का या कहीं यात्रियों का, वो इनहेंस किया जाएगा टू मेन लाइन रेलवे, मेन रेलवे के जो मेन लाइन होते हैं उस पर, और नमो भारत ट्रेन पर। मतलब नमो भारत ट्रेन के टिकट और ये जो मेन लाइन पर रेलवे पर चलने वाले जो ट्रेन हैं उनकी टिकट को मर्ज कर दिया गया है। एक प्रकार से एक ही टिकट बनवाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा? आईआरसीटीसी की वेबसाइट से और ऐप से। तो ये नमो भारत ट्रेनों के लिए शुरू किया गया है। टिकट बुक कर सकते हैं, जो उस पर जो कॉरिडोर है उस पर चलने वाली ट्रेनें और मेन लाइन पर चलने वाली ट्रेनें, दोनों का टिकट एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही जगह से बुक हो सकेगा। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये कॉरिडोर है, इस पर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं और इसकी और उसका टिकट एक होगा। एनसीआरटीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ही है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए एमजीटी एजुकेशन की सेल चल रही है, फ्रीडम सेल, और इसका फायदा उठाइए। बहुत सारे लोगों को कल देखो दिक्कत ये आ रही थी कि उनको शुरुआत में वहां पर जब प्राइस दिखता है ना, वीडियो कोर्स में जाते हैं तो वहां जो प्राइस दिखता है तो वो ज्यादा दिखता है, तो वो सोचते हैं इतना ही है, कहाँ इसमें ऑफर मिल रहा है। तो आप जब पेमेंट वाले पेज पर जाओगे ना, तब वहां पर कूपन कोड आपको डालना है। कूपन कोड है आजादी, ठीक है, ध्यान रहिए, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, AZADI। ये कूपन कोड डालोगे तब प्राइस आपके लेस होंगे, गिरेंगे, ठीक है। शुरुआत में आपको ये दिखेगा, जब आप आगे जा करके ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तब आपको ये प्राइस देखने को मिलेगी, और यही प्राइस पे करना है, ये नहीं पे करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रहे आपको। तो आरआरबी एनटीपीसी का अर्जुन बैच है, ये 399 में हो गया है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल का है, 399 में हो गया है। और आरआरबी एलपी का शताब्दी बैच ये 499 में हुआ है। ये जबरदस्त है, पॉपुलर है, इस समय चल रहा है, इसको आप ले सकते हो। और ई बुक्स जो हैं, सभी ई बुक्स पर 60% का डिस्काउंट है। तो मतलब कोई सा भी ई बुक आप लोगे तो उस पर 60% दाम कम करके आपको पे करना पड़ेगा। सबके लिए कूपन कोड यही है, ठीक है। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे तो प्राइस अपने आप गिर जाएगी। और कोई भी अगर आपका सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्ट वाइज या किसी एक सब्जेक्ट की अगर आपको तैयारी करना है, वो आपको इस सेल में मात्र और मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। चाहे हिस्ट्री लो, चाहे जियोग्राफी लो, चाहे इकोनॉमी लो, चाहे पॉलिटी लो, स्पेशल जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो इतने में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप एमजीटी ऐप से इसका फायदा उठा सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीतकर भारत किस स्थान पर रहा था? तो 6 पदक जीत करके भारत रहा 71वें स्थान पर। 6 पदक में 1 आया सिल्वर मेडल और 5 आया ब्रॉन्ज मेडल। पिछली बार से खराब प्रदर्शन रहा, पिछली बार भारत 48वें स्थान पर रहा था। स्वतंत्रता दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, लाल किले पर। चलिए अगला, आज आपको क्या बताना है कि हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का निधन हो गया। इन्होंने कौन सी चर्चित पुस्तक लिखी थी? मैंने आपको कल बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये इंपॉर्टेंट है तो ये जाएगा क्वेश्चन कहाँ पर? आपके वन लाइनर में। वन लाइनर में आपका डेली करंट अफेयर तो होता ही है, साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे होता है ये भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए वन लाइनर थोड़ा और बढ़िया मजेदार हो जाती है। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत भी आप बताओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी। हमारी जो भी ई बुक्स हैं सब पर 60% का डिस्काउंट है, इनको भी आप फायदा उठाइए। अभी ले डाला तो लाइव जिंगा लाला, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। फिर हमसे मत बोलना, हर लाइन पे लाइन नहीं मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।